गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सर? बच्चों, मैंने आपका पौधे के पंख पाठ जो है ज्ञान सागर में पाठ नंबर 12 है आपको प्रारंभ करवाया था। लेकिन जब हमने ये पाठ शुरू किया था उसके बाद हमारे जो एग्ज़ाम्स थे वो शुरू हो गए थे और इसलिए हमारा ये पाठ पूरा नहीं हुआ था। तो इसका जो पहला भाग है जहाँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो मैं आपको इसको दोबारा भेजूँगी और ये जो आज आपको इसमें आगे का पाठ एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको दोनों को एक साथ सुनना है ताकि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ये जो पाठ है आपका पौधे के पंख, मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा बच्चा है और उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा संरक्षण में रखते हैं, ओवर प्रोटेक्शन में रखते हैं और इसके कारण उस बच्चे का ठीक प्रकार से ना मानसिक विकास हो पाता है ना ही शारीरिक विकास। और उसको खेलने नहीं देते हैं, दूसरे बच्चों के पास नहीं जाने देते कि कहीं वो बिगड़ ना जाए। उसके घर वालों का मानना है कि लड़के जो है वो बहुत बुरे होते हैं, उनकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो ना तो सामाजिक हो पाता है, ना ही अच्छे से किसी के साथ जो है वो जुल पाता है, ना ही कोई उसका मित्र होता है। और उसको खेलने भी नहीं देते, भागने भी नहीं देते घर के लोग कि कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि वो घर में अकेला बच्चा है, उसको चोट लग जाएगी। तो जब वो भागता दौड़ता नहीं है, खेलता कूदता नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है, तो ना भागने दौड़ने और ना खेलने के कारण वो जो है वो बहुत कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि शारीरिक जो क्रियाएं हैं, खेल कूद से जो हमें ताकत मिलती है वो उसको नहीं मिल पाती। और इसलिए स्कूल में भी कोई उससे दोस्ती नहीं करता है, क्योंकि वो स्वयं भी किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता है। तो जब उस बच्चे की दीदी की शादी होती है, तो आपने इससे पहले लेक्चर में आपने सुना होगा, तो उसकी जो माँ की सहेली हैं रीता मौसी, वो आती हैं और उनके साथ उनका बेटा श्रीधर उनके घर में आता है। श्रीधर जो है वो लेखक की ही उम्र का था। तो जब लेखक श्रीधर को देखता है तो वो बार बार अपनी तुलना श्रीधर के साथ करता है, क्योंकि श्रीधर बहुत उससे मजबूत है और वो बहुत सारे खेल खेल सकता है, अकेला घूमने जा सकता है और श्रीधर की हंसी उड़ाता है। तो बाहर जाने के लिए उसको कहता है, वो श्रीधर उसको घुमाने के लिए कहता है कि लेखक को कि तुम मुझे घुमाने ले चलो। तो वो उसको बहुत अटपटा लगता है कि हम अकेले कैसे घूमने जाएंगे। तो श्रीधर जो है वो उसे कहता है कि अच्छा तुम मेरे साथ खेलो। और वो जब लेखक के कमरे में रहता है तो वो लेखक के खिलौने देखता है और लेखक के खिलौने देखकर वो उसकी बहुत हंसी उड़ाता है, बहुत मजाक उड़ाता है, क्योंकि लेखक जो है वो छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं ऐसे खिलौनों से खेलता है, जबकि वो 10-12 वर्ष की उम्र का बालक है। तो इतने बड़े बच्चे जो है वो तो क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं या और दूसरे खेल कूद करते हैं, छोटे छोटे खिलौनों से नहीं खेलते। तो श्रीधर जब सारे खिलौने उसके देखता है तो वो उसकी खिल्ली उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है, तू यार इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? श्रीधर मुझे न जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। अब जो लेखक है उसको बहुत क्रोध आ रहा है, क्योंकि श्रीधर ने उसका मजाक उड़ाया है। तो उसे लगता है कि श्रीधर अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है और मुझे यानी लेखक को बहुत छोटा सा बच्चा समझता है, जबकि आयु दोनों की बराबर है। अब अभी तक वो अपने जैसे किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं रहा था, तो इसलिए उसको ज़्यादा महसूस नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि वो श्रीधर के साथ रह रहा है तो वो हर बात में श्रीधर के साथ अपनी तुलना कर रहा है। वो उसके मन में आता है कि भला श्रीधर में मुझसे ज़्यादा क्या है। मैं उससे यही कहना चाह रहा था पर नहीं कह सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज़्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है पर मुझसे ज़्यादा तगड़ा है। यानी लेखक ये भी चाहता है कि मतलब जब उसके मन में क्रोध है, चिढ़ है, तो वो सोचता है कि मेरे जैसा है, मुझसे ज़्यादा क्या है। लेकिन जब ईमानदारी से अपनी तुलना उसके साथ करता है तो समझ जाता है कि वो ईमानदारी से जब विश्लेषण करता है तो सोचता है कि हाँ, वो मुझसे ज़्यादा तगड़ा है, मुझसे ज़्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था कि वह पेड़ पर भी घोड़े पर भी चढ़ सकता है, यानी घुड़सवारी भी कर सकता है। यानी ये सारे गुण क्या हैं, श्रीधर में ज़्यादा हैं।
लेखक इनमें से कोई काम नहीं कर सकता। लेखक कमज़ोर है, दूध भी ज़्यादा नहीं पी पाता, उछल कूद भी नहीं कर पाता, और घोड़े पर चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। वो कहता है, मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। क्योंकि बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं, जब पहाड़ों पे जाते हैं तो वो घुड़सवारी करते हैं। लेकिन उसकी जो दादी माँ थी, उन्होंने उसको घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया कि कहीं गिर गया तो चोट लग जाएगी। कहने लगी, मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। अर्थात लेखक इकलौता है, इसलिए उसकी दादी उससे इतना प्यार करती है, और इसलिए उसको लगा कि अगर इसको चोट लग गई तो मैं क्या करूंगी। हाथ झाड़ कर रह जाना मुहावरा होता है, यानी जो है वो किसी कीमती चीज़ को खो देना। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। यानी आज उसे इतना गुस्सा आ रहा है, पहले उसे ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज उसे ये सब बातें बुरी लग रही हैं, उसे इन सब बातों पर गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बार बार अपनी तुलना श्रीधर से कर रहा है। और श्रीधर से तुलना क्यों कर रहा है? क्योंकि श्रीधर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, मैंने आज खाना नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है, तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही हैं। यानी उसने गुस्से में खाना नहीं खाया, गुस्से में दूध नहीं पिया, और उस घर वालों को क्या लगा, दादी को क्या लगा कि उसको नज़र लग गई है, उसे कुछ हो गया है, तो वो अपने कमरे में बैठकर राम नाम की माला जप रही हैं। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है, मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया है, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती हैं। आज वह दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी लेखक जो है वो अपनी माँ के पास ही सोता है, और चूंकि उसकी दीदी की शादी थी और माँ उसमें व्यस्त थी, तो जब उसने कहा कि नहीं वो माँ को भी नहीं सुलाएगा अपने कमरे में, तो माँ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थी। यदि कोई साधारण दिन होता, माँ व्यस्त ना होती, तो वो उसके पीछे पड़ जाती, क्योंकि वो कभी भी उसको अकेले कमरे में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही हैं मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्तरी में रखी ढेर सारी मिठाई और फल, जो वो मेरी मेज पर रख गई हैं, खा लिए होंगे। यानी उसकी दादी माँ और माँ जो थी वो उसके लिए बहुत सारी मिठाई रख गई, फल रख गई कि वो खा लेगा, लेकिन उसने उनमें से कुछ नहीं खाया, किसी चीज़ को नहीं छुआ। तो लेखक को लगता है कि उसकी दादी माँ और माँ सोच रही होंगी कि उसने सारे फल खा लिए होंगे और मिठाई भी खा ली होगी, और वो आराम से सो गया होगा। लेकिन लेखक क्या कह रहा है, वो अपने मन में क्या सोच रहा है कि मैंने इनमें से एक भी चीज़ नहीं खाई और ना ही इनमें से किसी चीज़ को छुआ है। वो कहता है मैं बराबर जाग रहा हूँ, उसे नींद ही नहीं आ रही है। और क्या कहता है वो, कि मैं यह डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। उसने कभी डायरी नहीं लिखी, पहली बार डायरी लिख रहा है, और डायरी में वो अपने मन की सारी बातें लिख रहा है। इसीलिए आप जब ये पाठ पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बीच बीच में दिनांक भी उसने डाली हुई है। जैसे जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें उसने 25 जो है वो दिनांक डाली है, 25 जनवरी 1962, यानी 1962 का लिखा हुआ पाठ है। तो आप सोचिए कितना बड़ा हो गया होगा लेखक, बूढ़ा हो गया होगा। बिल्कुल अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। उसने खिड़की खोली हुई है, सामने चांद निकला हुआ है आसमान में। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है, और आज मुझे ये बेहद प्यारा लग रहा है। यानी पहली बार उसने पूरा चांद देखा। नहीं तो क्या होता है, उसकी माँ जो है वो जब सोती हैं तो वो खिड़की बंद कर देती हैं और उसको बाहर नहीं झांकने देती। इसलिए उसने इस तरह से खुली खिड़की में से पूरा चांद पहले कभी नहीं देखा। उसे, चूंकि लेखक इतना बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है, तो उसको लगता है कि चांद को उसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं है। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, न नदी में नहाकर, न बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं, मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं, या कहीं उड़ जाऊं। यानी वो इतना ज़्यादा कुंठित हो गया है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है श्रीधर को देखकर, उसके साथ अपनी तुलना करके, कि उसे लगता है कि वो तो बिल्कुल बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता।
और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे अपने परिवार के लोगों पर आ रहा है, क्योंकि वो उसको कोई भी काम जो है वो नहीं करने देते हैं स्वतंत्रतापूर्वक। फिर उसे लगता है अच्छा अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी दादी माँ मेरी लाल लाल आंखों को देखकर कल न जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगी। जब वो सोएगा नहीं तो क्या होगा, उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, और आंखें लाल हो जाएंगी तो क्या होगा, माँ और दादी माँ चिंतित हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि ये बीमार की लेखक जो है वो बीमार हो गया है, और चूंकि बहुत अच्छे परिवार का, अमीर परिवार का बच्चा है, तो वो फ़ोन करके बहुत सारे डॉक्टर्स को बुला लेंगी घर में। उफ, यह कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद सो रहा है। यानी श्रीधर जो है वो मज़े से सो रहा है, खूब गहरी नींद में है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमज़ोर पिल्ले जैसे बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। यानी लेखक को क्या लगता है कि वो बहुत कमज़ोर है और श्रीधर ताकतवर है, तो इसलिए श्रीधर उसे अपने साथ अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो उसके साथ ना तो खेल सकता है, ना दौड़ सकता है, ना ही उसको बाहर घुमाने ले जा सकता है। और इस तरह से जो है वो लेखक परेशान हो जाता है। तो मैंने आपको जब ये पाठ शुरू करवाया था बच्चों, तब भी आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा संरक्षण में बच्चों को रखा जाता है तो भी उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता, और यदि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है तो उससे भी बच्चों के बिगड़ने का डर रहता है। तो इसलिए ये जो पौधे के पंख पाठ है, पौधे के, मैंने आपको बताया था पौधे के पंख नहीं होते हैं, है ना, पौधे के तो पत्ते होते हैं। लेकिन यहाँ पौधे के पंख से मतलब क्या है कि जो एक छोटा बच्चा है वो एक पौधे जैसा है, और जैसे होने के लिए अ, उचित वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो बच्चा है उसको भी उचित विकास के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी संतुलन की आवश्यकता होती है, कुछ स्वतंत्रता और कुछ जो है वो नियंत्रण। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसका पहला भाग भी आपको अभी भेजूंगी, तो आप लोग जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक उसको भी सुनेंगे, तभी आप इस पाठ को समझ पाएंगे। और इसके बाद मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भेजूंगी। धन्यवाद बच्चों, बहुत ध्यान से आपको इसको सुनना है।